क्या हो अगर मैं ये कहूं कि मतलब तस्वीरों में जो वो हल्की सी टेढ़ी स्माइल नजर आती है ना, या फिर एक आंख का दूसरी से थोड़ा छोटा लगना, वो कोई पैदाइशी शारीरिक बनावट नहीं है। बिल्कुल। हम अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर चेहरे की इन छोटी छोटी खामियों को देखते हैं और बस मान लेते हैं कि हमारा चेहरा ही ऐसा है। हाँ हाँ, लेकिन आज हम इस गहन चर्चा में जिन रिसर्च और केस स्टडीज पर बात करने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को एकदम उलट देती हैं। सही कहा। इन वैज्ञानिक और शारीरिक अध्ययनों के अनुसार चेहरे की ये असामान्यता, जिसे हम फेशियल एसिमेट्री कहते हैं, ये कोई रूप रंग की बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? मतलब स्रोत सामग्री तो कुछ बहुत ही अलग दावा कर रही है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि दशकों पुराना कोई दर्द या कोई गहरा डर या वो जज्बात जिन्हें कभी लफ्जों में बयान नहीं किया जा सका, उन्हें इंसान के जबड़े ने आज भी किसी तिजोरी की तरह कसकर पकड़ा हुआ है। अरे वाह! तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही डिकोड करना है कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम हमारे चेहरे पर अनकहे अनुभवों का क्या कहते हैं, एक सेंसरी फाइल रिकॉर्ड बनाता है। और सबसे जरूरी बात, उस जमे हुए दर्द को आजाद कैसे किया जा सकता है। और पता है, इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है। ये आधुनिक न्यूरोसाइंस और प्राचीन योग विज्ञान का एक ऐसा बिंदु है जहां दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। मतलब चेहरा महज एक पहचान नहीं है। एकदम नहीं। अगर गहराई से देखें तो चेहरा हमारे मन की उथल-पुथल और जीवन के संघर्षों का एक बिल्कुल पारदर्शी शीशा बन जाता है। इंसान का शरीर हर अनुभव को संजोकर रखता है और चेहरा उन अनुभवों का सबसे बड़ा डिस्प्ले बोर्ड है। ये बात सच में बहुत गहरी है। मैं बस सोच रहा था कि इंसान दुनिया को दिखाने के लिए कितनी आसानी से चेहरे पर एक झूठी स्माइल का मुखौटा पहन लेता है ना। हाँ, अपने आंसुओं को पीछे धकेलता है, गुस्से को गले के नीचे उतार लेता है। बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए कोई एनालॉजी दूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी स्मार्टफोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे भारी ऐप्स एक साथ चल रहे हों। स्क्रीन पर तो सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रोसेसर पर इतना बोझ पड़ रहा होता है कि सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एग्जैक्टली। और एक समय के बाद वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। इंसान का चेहरा भी उन अनकहे इमोशंस के उस भारी बोझ से सालों तक फ्रीज हो जाता है, एक सर्वाइवल मोड में हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। मतलब जब बैकग्राउंड में सर्वाइवल के लिए इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो रही हो तो सिस्टम का हैंग होना तो तय है ना। हाँ, और इंसान के शरीर में ये फ्रीज होने की प्रक्रिया उसके जबड़े से शुरू होती है। सही कहा। अगर हम प्राचीन शास्त्रों को देखें तो वहां जबड़े को सिर्फ एक हड्डी नहीं माना गया है, उसे एक न्यूरल वॉल्ट यानी एक तिजोरी कहा गया है जहां शरीर पुराने खतरों और डर को स्टोर करता है। न्यूरल वॉल्ट, सुनने में ही किसी रहस्यमयी चीज जैसा लगता है। हाँ, और इसे शास्त्रों में नाड़ियों का जाल भी कहा गया है, जो सीधे इंसान के हृदय चक्र और सोलर प्लेक्सस मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में मौजूद मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा तार्किक सवाल आ रहा है। आखिर एक अनकही बात या दबाया हुआ गुस्सा, जो कि एक मानसिक चीज है, वो चेहरे की ठोस हड्डियों का आकार कैसे बदल सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। जब इंसान किसी ऐसी स्थिति में होता है जहां वो अपनी बात नहीं कह पाता या तनाव में होता है, तो वो सबसे पहले अपना जबड़ा कसता है। हाँ, मतलब हम ऑफिस की मीटिंग्स में बैठे होते हैं, बॉस की बातों पर मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन जबड़ा ऐसे भिंच होता है जैसे अभी कोई अखरोट तोड़ देंगे। बिल्कुल। और वो जो अखरोट तोड़ने वाली जकड़न है ना, वही सारा खेल बदलती है। इसका भारी प्रेशर गर्दन से नीचे उतरकर छाती और पेट की एनर्जी को पूरी तरह दबा देता है। तो इंसान एक हाइपर विजिलेंस वाली स्थिति में फंस जाता है। हाँ, हाइपर विजिलेंस मतलब हमेशा चौकन्ना रहना। और अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझें तो यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण नसें सामने आती हैं, ट्राइजेमिनल नर्व और वेगस नर्व। वेगस नर्व के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि ये शरीर के रिलैक्सेशन से जुड़ी है, पर ये ट्राइजेमिनल नर्व आखिर क्या करती है? ट्राइजेमिनल नर्व हमारे चेहरे की सबसे बड़ी नस है। इसे चेहरे का एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं जो सारी जानकारी इकट्ठी करके लिम्बिक सिस्टम तक ले जाता है। लिम्बिक सिस्टम मतलब दिमाग का वो हिस्सा जहां ट्रॉमेटिक यादें स्टोर होती हैं? जी हाँ। तो जब भी कोई तनाव या डर आता है, ये सिक्योरिटी गार्ड दिमाग को अलर्ट भेजता है। वहीं दूसरी तरफ वेगस नर्व एक हाईवे की तरह है जो सीधे ब्रेन स्टेम को चेहरे
और दिल की धड़कन से जोड़ती है। मतलब जब दिमाग को अलर्ट मिलता है तो ये हाईवे तुरंत सिग्नल भेजता है। बिल्कुल। और चेहरे की मसल्स एक खास पैटर्न में सिकुड़ जाते हैं ताकि आंख, नाक और गले जैसे नाजुक हिस्सों को किसी हमले से बचाया जा सके। एक सेकंड, यहाँ मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। बात हमले की हो रही है, लेकिन मान लीजिए कोई सिर्फ अपने ऑफिस के काम से परेशान है, ईएमआई भरनी है, तो क्या शरीर सच में उस डेडलाइन को किसी जंगली जानवर के हमले की तरह ट्रीट करता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब स्टीवन पोर्जेस नाम के वैज्ञानिक की रिसर्च में मिलता है। उनकी पॉलीवेगल थ्योरी ये साबित करती है कि इंसान का नर्वस सिस्टम असली फिजिकल खतरे और क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस के बीच बिल्कुल फर्क नहीं कर पाता। अरे बाप रे, मतलब शरीर के लिए एक बुरा ईमेल और एक बाघ दोनों एक ही बात है? हाँ, शरीर के डिफेंस सिस्टम के लिए दोनों बिल्कुल एक हैं। ब्रेनस्टेम बहुत ही आदिम तरीके से काम करता है, उसे बस खतरे का सिग्नल समझ आता है। तो जब कोई इंसान लगातार महीनों तक ऑफिस के स्ट्रेस में रहता है तो शरीर कार्टिसोल और एड्रेनलिन से भर जाता है। बिल्कुल। शरीर को लगता है हमला होने वाला है तो वो जबड़े को कस लेता है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन इंसान भागता या लड़ता नहीं है, बस कुर्सी पर बैठकर टाइप करता रहता है। और वो जो ऊर्जा पैदा हुई थी वो कहीं बाहर नहीं निकल पाती, तो शरीर उसी डिफेंस मोड में हमेशा के लिए जकड़ जाता है। इसी वजह से चेहरे की बनावट में असामान्यता आती है। सही कहा। अगर मैं इसे एक और एनालॉजी से समझाऊं तो ये एक कार के शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। कार गड्ढे में गिरी, शॉक एब्जॉर्बर ने झटका सोख लिया, लेकिन उसके बाद वो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पर लौटी ही नहीं, जाम हो गई। क्या बात है, शॉक एब्जॉर्बर की उपमा एकदम परफेक्ट है। शरीर बहुत स्मार्ट है। जब एक तरफ का शॉक एब्जॉर्बर जाम होता है तो वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तनाव कभी चेहरे पे बराबर असर नहीं डालता। तो अगर शरीर इस डिफेंस मोड में अटक गया है तो इसका शीशे में कोई फिजिकल मैप भी तो नजर आता होगा ना? हाँ बिल्कुल। जब हम चेहरे को पढ़ते हैं तो दिखता है कि एक हिस्सा बहुत ज्यादा तनाव ले लेता है और दूसरा हिस्सा कमी पूरी करने के लिए एकदम ढीला पड़ जाता है। मतलब जबड़े का एक हिस्सा पत्थर की तरह हार्ड और दूसरा एकदम सॉफ्ट। जी, और सालों तक ऐसा चलने से हड्डियां भी जगह बदल लेती हैं। शीशे में ध्यान से देखने पर एक पलक भारी लगती है या एक आईब्रो थोड़ी ऊपर खिंची भी होती है। ये तो चेहरे की बात हुई, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में जीभ के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई ध्यान दे कि रिलैक्स होने पर उसकी जीभ कहाँ रहती है, तनाव में रहने वाले ज्यादातर लोगों की जीभ हमेशा तालू के एक ही तरफ जाकर टिकती है। और गले के पास मौजूद एक छोटी सी हड्डी का भी तो जिक्र था, हायोइड बोन कहते हैं उसे शायद। हाँ, हायोइड बोन। इसे ऐसे समझिए कि ये गले और छाती की मांसपेशियों के लिए एक एंकर का काम करती है। ये किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, बस मसल्स के सहारे झूलती है। तो ये गले की हड्डी जबड़े के तनाव में कैसे आ गई? जब इंसान तनाव में जबड़ा भींचता है तो वो सारा खिंचाव गर्दन से होते हुए हायोइड बोन तक पहुंचता है और हायोइड बोन उस प्रेशर को सीधे डायाफ्राम यानी सांस लेने वाली मांसपेशी तक भेज देती है। मतलब गले की एक छोटी सी हड्डी का खिंचाव सीधे पेट तक जा रहा है? बिल्कुल, पैराशूट की डोरियों की तरह। ऊपर डोरी कस दी तो नीचे पैराशूट नहीं खुलेगा। इसलिए जब कोई गुस्से में दांत कसता है तो सांस छाती में अटकने लगती है। ये सब सुनकर तो लग रहा है जैसे हमारा चेहरा कोई कैनवस नहीं है, बल्कि एक जीवित वेदी है। हर दबाई हुई भावना ने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन ये सब थ्योरी में तो बहुत तार्किक लगता है। असल जिंदगी में क्या सच में ऐसा होता? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए रिसर्च में हार्पर की कहानी दी गई है। हाँ, हार्पर की केस स्टडीज का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो 49 साल की हार्पर ने अपनी बेटी की ग्रेजुएशन फोटो देखी और पहली बार गौर किया कि उसकी स्माइल अजीब तरह से टेढ़ी थी। उसे लगा एक हिस्सा सुन्न हो गया है और दूसरा जबरदस्ती स्माइल कर रहा है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। हम खामियां देखते हैं और कारण समझने के बजाय बस कैमरे का एंगल बदलने लगते हैं। बिल्कुल, हार्पर ने भी सालों तक वही किया। फोटो के लिए सिर तिरछा कर लेती थी। सबको लगता था काम का स्ट्रेस है। फिर एक दिन वीडियो कॉल पर उसे झटका लगा। हाँ, वो वीडियो कॉल एक आईना बन गया। उसने देखा कि चेहरे का राइट साइड पत्थर जैसा था और लेफ्ट में अजीब सी नरमी थी। इसके बाद उसने एक रिचुअल शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में उसका जबड़ा नेचुरली नीचे आने लगा, छाती खुल गई। और 6 महीने बाद की तस्वीर में सिर्फ सिमेट्री नहीं थी। हाँ, उसकी दशकों से गायब आत्मा और प्रेजेंस वापस आ गई थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हार्पर का टेढ़ापन कोई सुंदरता की कमी नहीं थी। ये शरीर का एक कोड था कि नर्वस सिस्टम ने खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर ली थी। तो अगर हमारा जबड़ा भी पुराने ट्रॉमा की तिजोरी है तो इसे आखिर अनलॉक कैसे करें?
स्रोत में 5 टिप्स की एक तकनीक है जिसे मास्टर की कहा गया है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये न्यूरल रीप्रोग्रामिंग रिचुअल सीधे न्यूरल सर्किट पर काम करता है। ये सिर्फ मसाज नहीं है, बल्कि दिमाग को ये समझाने का तरीका है कि अब कोई खतरा नहीं है। तो अगर मैं इसे अभी ट्राई करूं, पहला स्टेप है जीभ को ऊपर वाले दांतों के पीछे उस जगह ले जाना जहां कठोर और मुलायम तालू मिलते हैं। ठीक है। फिर अब जीभ वहीं रखकर नाक से सांस लेनी है। ऐसा इमेजिन करना है कि सांस सिर के पिछले हिस्से से आकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए पेट तक जा रही है। यहाँ जीभ को एक एडवांस सेंसर कहा गया है। इसका लॉजिक क्या है? जीभ सीधे कई नसों से जुड़ी है। जब हम उसे वहां रखते हैं तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है जो रिलैक्सेशन शुरू करता है, एक स्विच की तरह। समझ गया। दूसरा स्टेप है सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालना, भ्रामरी प्राणायाम की तरह 3 बार। मेरा गैस है कि ये वाइब्रेशन नसों को रिलैक्स करती है। 100%। ये सीधे वेगस नर्व की मसाज करती है। ब्रेन को मैसेज जाता है कि अलार्म बंद कर दो, हम सुरक्षित हैं। वाओ। तीसरे स्टेप में मैसेटर मसल, जो कान से 2 उंगली दूर गाल पर है, वहां गोल गोल घुमाते हुए हल्का प्रेशर देना है और फिर एक लंबी उबासी लेनी है। उबासी का क्या काम है यहाँ? मैसेटर मसल पर प्रेशर जकड़न खोलता है और उबासी एक प्राकृतिक तरीका है जिससे जबड़ा अपनी रिलैक्स पोजीशन में वापस आता है। ये रीसेट बटन है। अच्छा, चौथा स्टेप है कान के ठीक आगे उंगलियां रखकर मुंह हल्का से खोलना और 30 बार हल्के से नीचे खींचना। हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से, जैसे किसी नाजुक मशीन को एडजस्ट कर रहे हों। और आखिरी स्टेप, हाथ छाती पर रखकर एक गहरा व साउंड निकालना जब तक जबड़ा खुद नीचे न लटक जाए। ये भी वाइब्रेशन के लिए है। बिल्कुल। व साउंड की फ्रीक्वेंसी छाती की जकड़न खोलती है और हायोइड बोन के प्रेशर को रिलीज करती है। पर यहाँ एक चेतावनी भी है जो बहुत जरूरी है। अगर चक्कर या घबराहट हो तो तुरंत रुक जाना है। हाँ, क्योंकि पुरानी टेंशन तेजी से बाहर आती है। अगर जबड़े में दर्द हो तो बहुत धीरे करें या डॉक्टर से पूछें। तो इस चर्चा को समेटते हैं। जब सांस लेते वक्त जबड़ा नेचुरली नीचे आए, पेट में गर्माहट महसूस हो, तो मतलब नर्वस सिस्टम बैलेंस में आ रहा है। और जो भी सर्वाइवल मोड में फंसा है, उसके लिए ये ज्ञान एक फ्री न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन है। बिल्कुल, ये नया चेहरा बनाने के बारे में नहीं है, झूठे मुखौटों को हटाने के बारे में है। सही कहा। तो चर्चा के आखिर में एक बहुत गहरा सवाल। जरा सोचिए, अगर चेहरे की मांसपेशियां हमारा सारा दर्द समेट कर रखती हैं, तो जिस दिन ये जबड़ा पूरी तरह आजाद हो जाएगा और मुखौटा गिर जाएगा, उस दिन इंसान की असली आवाज में कितनी ताकत होगी? क्या उसके बाद इंसान का असली व्यक्तित्व हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं।